हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो हमारे लेक्चर चल रहे थे मौर्योत्तरकालीन। और मौर्योत्तरकालीन से संबंधित हमने जो विदेशी राजवंशों को हमारे भारत में जो स्थापित हुए थे उनसे संबंधित चर्चा की थी पिछले लेक्चर के दौरान। और उसके बाद में हमने जो स्थानीय राजवंश थे उनसे संबंधित चर्चा की। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बाकी जो शेष पॉइंट है मौर्योत्तरकालीन समाज से संबंधित, जिसमें हम सामाजिक दशाओं का वर्णन करेंगे, इसमें समाज की स्थिति क्या थी, प्रशासनिक दशाओं का वर्णन करेंगे कि किस किस प्रथाओं का यहाँ पे उल्लेख हुआ है, तथा साथ ही साथ हम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक स्थिति का वर्णन करेंगे। अगर एक रूप से देखा जाए तो मौर्योत्तरकालीन समाज या मौर्योत्तरकालीन दशा स्थिति में आर्थिक दृष्टि से भारत का एक प्रकार से स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो इसी काल में हुई है। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं तो शिल्प और वाणिज्य उद्योग यहाँ पे काफी उन्नति का दौर था, जिसका हमको उल्लेख काफी सारी जो पुस्तकें हैं, दिग्निकाय है, महावस्तु है, मिलिंद पनो है इत्यादि में लगभग काफी भिन्न भिन्न प्रकार के हमको उद्योग और शिल्प उद्योग का यहाँ पे विवरण मिलता है। अगर हम बात करें, यहाँ से शीशा उद्योग का भी विवरण मिलता है, यहाँ से लोहा और इस्पात उद्योग का भी हमको अध्ययन का काफी जानकारी प्राप्त होती है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये जो मौर्योत्तरकालीन समाज था, इसकी जो आर्थिक स्थिति थी उसकी दृष्टि से वो एक स्वर्ण काल के समान था, क्योंकि यहाँ पे काफी व्यापार को काफी बढ़ावा दिया गया था। बताया जाता है, प्लिनी कहता है कि भारत में बहुत सारे सेस्टर यानी जो रोम की मुद्रा होती थी, रोम की सिक्का या मुद्रा होती थी, उसको सेस्टर के नाम से जाना जाता था। बताता है कि लगभग 3 करोड़ सेस्टर प्रत्येक साल रोम से निकलते हैं और भारत से व्यापार में वो कहीं ना कहीं वो भारत से व्यापार में ही विलीन हो जाते हैं और वो कभी वापस नहीं आते हैं। इस बात का वो दुख जताता है। और सबसे ज्यादा जो रोमवासी एक प्रकार से भारत के मसालों का निर्यात करते थे, आयात करते थे, और वो मसालों के लिए हमारे जो भारत का दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो काफी मशहूर था, जिसमें सबसे प्रिय काली मिर्च का वो सबसे ज्यादा निर्यात करते थे और काफी प्रिय मिर्च थी मसाले के रूप में, और इसीलिए उसको यवन प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार से काफी विवरण का वो है, और हम बारी बारी से चर्चा करते हैं और समझाते हैं आपको कि बारी बारी से कि उनकी प्रशासनिक दशा क्या है, सामाजिक दशा क्या है, आर्थिक दशा क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हैं जिनको भी हम एक मैप के माध्यम से आपको आने वाले समय में सब बारी बारी से बताएंगे कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, उन सब की हम लोकेशन बताएंगे बारी बारी से, और वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आपको मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक स्थिति की। तो देखिएगा यहाँ पे प्रशासनिक स्थिति क्या है। यहाँ पे हमने मेन हेडिंग बना रखी है मौर्योत्तरकालीन आर्थिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक स्थिति। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले प्रशासनिक स्थिति। प्रशासनिक स्थिति, इसमें देखेंगे कि क्या मौर्योत्तर काल में सबसे पहले जो मंदिर बनवाने की प्रथा प्रारंभ हुई थी उसको देवकुल के नाम से जाना जाता था। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, इस काल में मंदिर बनवाने की प्रथा जिसको देवकुल के नाम से जाना जाता था, ये लिख लीजिए ब्रैकेट में, देवकुल। देवकुल का मतलब होता है एक प्रकार से देवताओं का आसन। देवकुल का प्रारंभ हुआ था, प्रथा का प्रारंभ हुआ था यहाँ देखेंगे कि जो मंदिर इससे पहले मंदिरों के हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और जो कहीं ना कहीं एक रूप से देखेंगे जो मंदिरों में
नागर शैली और द्रविड़ शैली का उल्लेख हमें कहीं ना कहीं इसी काल से प्रारंभ होता है, जिसमें नागर शैली उत्तर भारत में डेवलप हुई थी और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ था। इन दोनों शैलियों के मिक्सर से एक वेसर शैली का निर्माण हुआ था, जो कर्नाटक और नर्मदा नदी के क्षेत्र में ये विकसित हुई थी। तो वो है वेसर शैली। जब हम आपको कला और संस्कृति पढ़ाएंगे तो उसमें सब समझाएंगे कि वेसर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है, नागर शैली क्या होती है, क्योंकि ये पीसीएस के मुख्य परीक्षा का भाग है और यहाँ से बार बार पीसीएस के मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि वेसर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है और नागर शैली क्या है। उनके विद स्ट्रक्चर के साथ में और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे कि वो कहाँ विकसित हुई हैं और कैसे विकसित हुई हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप यही देखिएगा कि इनकी प्रशासनिक स्थिति क्या है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि इस काल में कर मुक्त भूमि की प्रथा, कर मुक्त भूमि की प्रथा या प्रदान करने की प्रथा, भूमि प्रदान करने की प्रथा शुरू हो गई थी। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो शासक हुआ करते थे वो किसी को रेवेन्यू ना देकर, किसी को वो ना देकर, एक प्रकार से वेतन ना देकर वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में दान करने लगे थे भूमियों को, जहाँ से कर नहीं लिया जाता था। जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पहले एक गांव दिया दान, फिर उसके बाद दूसरा गांव दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, आसपास के ये दे दिया। तो इस प्रकार से एक पूरा समूह हो गया था ये। और यही क्या है, इससे सरकार को कोई रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता था। जिसको ये दान किया जाता था वही व्यक्ति यहाँ पे क्या करता था कि उससे अपना राजस्व इकट्ठा करता था और वहां पे कहीं ना कहीं अपने शासन को, अपने नियमों को भी कहीं ना कहीं लागू करने लगा था। तो इस प्रकार से इसी काल में सामंत वर्ग का भी उदय हुआ है। सामंत वर्ग का प्रारंभ शुरू हो गया था। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं तो सामंत वर्ग का कहीं ना कहीं प्रारंभ यहाँ से शुरू हो जाता है और जो गुप्त काल में आते आते काफी अपने चरम पे होता है और हर्षवर्धन के काल तक आते आते छोटे छोटे राज्यों में ये विभाजित हो जाता है और छोटे छोटे राज्यों के कारण से ही छोटे छोटे राजाओं और रजवाड़ों का काफी उदय हो जाता है और जो केंद्रीय शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है और यही सामंत वर्ग अपने नियमों को लागू करने लगता है। तो इसकी प्रथा शुरू हुई है मौर्योत्तर काल में, जिसका सबसे पहले साक्ष्य हमको मिलता है सातवाहन वंश के शासकों ने ये प्रथा शुरू की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि सबसे पहले, तीसरे पॉइंट में, सबसे पहले कुषाणों ने अपने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ की। यानी द्वैध शासन का मतलब होता है कि एक विषय सूची है, ये विषय सूची है और इसको लगभग दो भागों में बांट दिया था। यानी एक भाग ये हो गया, ये किसी और को दे दिया और दूसरा भाग ये है, इसको दो भागों में बांट देना। यानी एक ही विषय सूची को, जैसे मान लीजिए शासन करने की प्रणाली है, उसको दो भागों में बांट देना कि आप दीवानी मामले आप ले लीजिए और फौजदारी मामले हमको दे दीजिए।
या अधिकार आपको ले लीजिए और राजस्व से संबंधित मामले हमको दे दीजिए। तो इस प्रकार से दो शासनों में बांट देना, यही होता है द्वैध शासन प्रणाली, जो कहीं ना कहीं कुषाणों ने सबसे पहले इसी काल में प्रारंभ की थी। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये स्थिति इस प्रकार से जटिल हो गई थी उस समय, और सामाजिक दशा इस प्रकार से काफी बटी हुई थी। अब देखते हैं, हम सामाजिक स्थिति देखते हैं कि इस समय मौर्योत्तरकालीन सामाजिक स्थिति क्या थी, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिए सभी, क्योंकि देखिए यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना नहीं रहती है, तो हम उन्हीं पॉइंटों पे, उन्हीं बिंदुओं पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, दूसरा है हमारा सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, क्योंकि हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें आप समझ जाएंगे कि कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सामाजिक स्थिति में देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, परंपरागत वर्ण व्यवस्था बनी रही, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इत्यादि। यानी इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी वो बनी आ रही थी, जिसमें अगर देखा जाए ब्राह्मण इस काल में सर्वोच्च स्थिति पर थे। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मौर्योत्तरकालीन समाज था वो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में उदय हुआ था, और जो छोटे छोटे राजा या शासक हुए वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए थे, ब्राह्मण वर्ग से। तो ये जो वर्ग है, इसीलिए ब्राह्मण का काफी उदय यहाँ पे माना जा सकता है, उत्थान माना जा सकता है, क्योंकि जो शासक भी हुए थे वो ब्राह्मण ही थे। और कुछ शासक तो ऐसे भी हुए हैं जिनको वर्ण संकरता या वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना ज्यादा उन्होंने सर्वोपरि समझा था। जैसे सातवाहन शासकों में देखेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही एका ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो अपने वर्ग को ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च मानता था और ब्राह्मणों को काफी वरीयता देता था, और कहता था कि कोई भी ब्राह्मण कन्या निम्न वर्ग से आप शादी नहीं करेगी और इसी वर्ग में शादी करेगी। कहीं ना कहीं ये वर्ण संकरता को रोकने का काफी इन्होंने प्रयास किया था। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा था, सभी को शिक्षा नहीं दी जा रही थी। जो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थी वो उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस काल में आते आते महिलाओं की स्थिति काफी क्रिटिकल और काफी जटिल हो चुकी थी। उनको काफी अधिकार नहीं दिए जा रहे थे और संपत्ति का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा था। एक प्रकार से महिलाओं को इस काल में आते आते भोग विलास की वस्तुएं समझने लगे थे, जैसे कि चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, किसी भी धर्म में हो, चाहे वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर अन्य धर्मों में भी हो, वो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट देखने को यहाँ पे मिलती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, तो वो देखेंगे आर्थिक स्थिति क्या है इस समय।
उसकी हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा आर्थिक स्थिति। अभी जब आप दूसरा लेक्चर देखेंगे उसमें पता चलेगा कि कहाँ से आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर एरिया है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना रहती है उसी सेक्शन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे आर्थिक स्थिति। तीसरा पॉइंट है आर्थिक स्थिति। अब इसमें देखेंगे आर्थिक स्थिति में, तो देखेंगे मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि इस काल में आते आते कहीं ना कहीं जो शिल्प और वाणिज्य उद्योग का काफी विकास हुआ था, काफी उन्नति हुई थी। तो देखेंगे आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का ये काल स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। तो लिखिएगा मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में शिल्प व वाणिज्यिक उद्योग, शिल्प व वाणिज्यिक उद्योग का बहुत विकास हुआ। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जो शिल्प और वाणिज्य उद्योग का काफी विकास हमको देखने को मिलता है इस काल में, और इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल की उपमा भी उपाधि प्रदान की जा सकती है। कि कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जहां से हमको साक्ष्य मिलता है कि लगभग किसी पुस्तक में 24 प्रकार के शिल्पों का विकास मिला है, तो किसी में 36 प्रकार के, तो किसी पुस्तक में तो 75 प्रकार के शिल्प उद्योग का विकास यहाँ देखने को मिलता है। तो लिख लीजिएगा कौन कौन सी पुस्तक है जहाँ से हमको इस प्रकार के विकास का उल्लेख मिलता है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में दीघ निकाय। दीघ निकाय देखिए एक प्रकार से जो पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है और शुद्ध पिटक से संबंधित है, जिसमें उल्लेख किया गया है दीघ निकाय में 24 प्रकार के, ठीक है, दीघ निकाय में 24 प्रकार के। आगे देखिएगा महावस्तु नामक एक पुस्तक है, महावस्तु, ये वास्तु शास्त्र की पुस्तक है। महावस्तु में 36 प्रकार के तथा एक पुस्तक है मिलिंद पनु जो नागसेन की पुस्तक है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पनु में 75 प्रकार के शिल्प उद्योग का
शिल्प उद्योग का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये दिग्निकाय भी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, महावस्तु भी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, और मिलिंद पनो जो नागसेन द्वारा रचित पुस्तक है जिसमें मिनांडर और नागसेन द्वारा जो प्रश्नोत्तर की जो प्रश्नावली का उल्लेख मिलता है वो इसी पुस्तक में वर्णित है। और यहाँ से हमको इतने निम्न प्रकार के शिल्प उद्योग का वर्णन मिलता है। पतंजलि भी अपनी महाभाष्य पुस्तक में, महाभाष्य नाटक में भी उल्लेख करते हैं कि जो मथुरा का यानी वस्त्र उद्योग के बारे में उल्लेख करते हैं, मथुरा का साटक तथा चित्तौड़ का माध्यमिका वस्त्र काफी प्रसिद्ध था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, वस्त्र उद्योग के बारे में, वस्त्र उद्योग का उल्लेख पतंजलि ने इस प्रकार किया है, इस प्रकार किया है कि मथुरा का साटक, ये साटक नामक वस्त्र की एक प्रकार की क्वालिटी थी, एक प्रकार का प्रकार था मथुरा का साटक, एवं चित्तौड़ का माध्यमिका, चित्तौड़ का माध्यमिका वस्त्र प्रसिद्ध था, यानी कह सकते हैं कि पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, जो एक नाटक है और संस्कृत पर लिखा गया प्रथम नाटक के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर देखेंगे तो मौर्योत्तर काल में संस्कृत का काफी विकास हुआ है, क्योंकि अधिकांश जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो संस्कृत में ही लिखी गई हैं। यहाँ पे देखेंगे दिग्निकाय भी मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी, महावस्तु भी मूल रूप से संस्कृत में ही लिखी गई थी, और मिलिंद पनो ये प्राकृत भाषा की पुस्तक है, इसका कहीं ना कहीं संस्कृत में उल्लेख हमको मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो उसमें देखेंगे कि जो लोहा एवं इस्पात उद्योग है वो कहाँ प्रसिद्ध था, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं लोहा और इस्पात उद्योग, ये आर्थिक ही पॉइंट है आर्थिक दृष्टि से। तो चौथा पॉइंट में देखेंगे लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए करीमनगर, देखिए करीमनगर, ये करीमनगर आंध्र प्रदेश का एक जिला है जहां काफी फेमस है करीमनगर आंध्र प्रदेश, तथा नलगोंडा ये तेलंगाना का जिला है जो काफी प्रसिद्ध थे। करीमनगर आंध्र प्रदेश एवं नलगोंडा तेलंगाना के लिए, यानी करीमनगर और नलगोंडा दोनों ही प्रमुख केंद्र थे,
ठीक है। अब बात करते हैं सीसा उद्योग। सीसा उद्योग में देखेंगे तो नलगोंडा का येलोरसुरम एक स्थान है जहां से हमको सीसा उद्योग से संबंधित काफी मूलभूत सांचे भी प्राप्त हुए हैं। तो सीसा उद्योग में देखेंगे कि कौन सी जगह काफी प्रसिद्ध है, तो उसमें बात करेंगे नलगोंडा का येलोरसुरम। 5वां पॉइंट में देखिएगा, सीसा उद्योग के लिए नलगोंडा, ये नलगोंडा यही है तेलंगाना वाला, नलगोंडा से सीसा ढालने का, या नलगोंडा से सीसा उद्योग के लिए, यहां पर कह सकते हैं सीसा उद्योग के लिए नलगोंडा प्रमुख केंद्र था, जहां से बहुत सीसा ढालने के सांचे, सीसा ढालने के सांचे प्राप्त हुए हैं। यानी एक प्रकार से जो नलगोंडा है वो सीसा उद्योग के लिए काफी प्रमुख केंद्र था, और यहाँ से हमको काफी मात्रा में सीसा ढालने की, सीसा से निर्मित वस्तुएं होती थी, या सीसा उद्योग जो होता था, या एक प्रकार से कह सकते हैं जो सातवाहन वंश के शासकों ने कहीं ना कहीं सीसा से बहुत सारी मुद्राओं का यहाँ पे निर्माण भी कराया था। तो सीसा की मुद्राएं सबसे पहले या सबसे ज्यादा मात्रा में सातवाहन शासकों ने ही कराई थी, जो सीसा उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। अब देखेंगे सिक्का कला। सिक्का कला में देखेंगे आर्थिक स्थिति क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यानी सिक्का कला में देखेंगे तो हिंद यवन ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, और नियमित रूप से अगर देखा जाए तो कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो लिखेंगे सिक्का कला, यानी एक प्रकार से कला और संस्कृति का ही भाग है, लेकिन हम इसको ज्यादा विस्तृत रूप नहीं देंगे। तो कह सकते हैं हिंद यवनों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, किंतु कुषाणों ने सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाए थे। नियमित रूप से चलाए। कुषाणों में अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाए थे, तो वो बिम कड़फिसस था। और बिम कड़फिसस ने ही भारत में जो नियमित रूप से सोने के सिक्के और शुद्ध सोने के सिक्के, वो बिम कड़फिसस या कुषाण वंश के शासकों ने ही चलाए थे। लेकिन सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे भारत में, तो वो हिंद यवन ने चलाए थे। हिंद यवन या इंडो ग्रीक या बैक्टीरिया ग्रीक, एक ही नाम है, उन्होंने सबसे पहले चलाए थे। लेकिन अगर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए, सबसे बहुत बड़ी मात्रा में अगर सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है,
तो वो गुप्त काल के शासकों को दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा गुप्त काल से संबंधित, उसके संबंधित है, उसको दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? वो गुप्त काल के शासकों ने चलाए थे। लेकिन नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण काल के शासकों ने चलाए थे। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? तो वो हिंद यवन के शासकों ने चलाए थे। ठीक है, तो हिंद यवनों के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। अब हम देखते हैं मुद्रा निर्माण हेतु शीशे के सिक्कों के लिए कौन सातवाहन शासक एक प्रकार से विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसको एक पॉइंट दे दीजिए और इसको दूसरा पॉइंट। निर्माण कला में, हाँ, मुद्रा निर्माण कला में मुद्रा निर्माण हेतु शीशे का प्रयोग प्रमुख रूप से सातवाहन शासकों द्वारा किया गया था। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मुद्रा निर्माण है, तो जो शीशे का प्रयोग सबसे पहले या सबसे ज्यादा मात्रा में किसने किया है? तो वो सातवाहन के शासकों ने किया है। और इन्होंने भारी मात्रा में शीशे का प्रयोग किया है मुद्रा बनाने के या सिक्का बनाने की कला हेतु। तो ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये हमारा हुआ मुद्रा निर्माण कला से संबंधित। अब देखेंगे हम भारत और रोम व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये आर्थिक दृष्टि हमारी चल रही है, आर्थिक स्थिति ही चल रही है। अब देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, भारत और रोम का व्यापार। क्योंकि उस समय भारत और रोम का व्यापार काफी चरम स्थिति पे था और कहीं ना कहीं एक प्रकार से काफी उल्लेखनीय है। और काफी हमको यहाँ पे कुछ सोर्स भी मिले हैं जहाँ से ये उल्लेख होता है कि भारत और रोम का व्यापार काफी भारी मात्रा में होता था, जहाँ से निर्माण के लिए भी, जहाँ से आयात और निर्यात दोनों ही तरफ संतुलन रूप से था, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा महत्वपूर्ण था। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत और रोम का व्यापार। देखेंगे भारत और रोम का व्यापार एक प्रकार से कहा जा सकता है तो रोमवासी या रोम साम्राज्यवासी जो लोग थे वो कहीं ना कहीं भारत से मसाले का आयात करते थे और मसाले उत्पादन के लिए हमारे भारत का दक्षिण भारत काफी मशहूर था। तो लिखिएगा रोम साम्राज्यवासी भारत से प्रमुख आयात की जाने वाली वस्तु मसाला था। भारतीय मसाला यानी कि भारतीय मसाला, ऐसे लिखना, भारतीय मसाला था। ठीक है, भारतीय मसाला था जिसका वो सबसे ज्यादा आयात करते थे रोम साम्राज्यवासी। और
भारतीय जो मसाला था वो भारत मसाले के लिए कहाँ पे प्रसिद्ध था, तो मसाले के लिए दक्षिण भारत काफी मशहूर था। लिखिएगा, मसाला के लिए दक्षिण भारत काफी मशहूर था। यानी मसाला उत्पादन के लिए काफी मशहूर कौन सा था, तो वो दक्षिण भारत था। और भारत इसीलिए भारत में उत्पादित जो काली मिर्च होती थी और रोमवासी इतना लोकप्रिय हो गए थे तो कि उसको यवन प्रिया के नाम से भी जाना जाता था। तो लिखिएगा, रोमवासी काली मिर्च के लिए यवन प्रिय शब्द का उल्लेख करते हैं। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो रोमवासी थे वो काली मिर्च के लिए यवन प्रिया नामक शब्द से उसको जाना जाता है। और ये यवन प्रिया नाम जो सबसे पहले रोमवासियों ने दिया है, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि यवन प्रिया शब्द किसके लिए बोला गया है, तो काली मिर्च के लिए बोला गया है। ठीक है, तो मसालों में काली मिर्च काफी महत्वपूर्ण थी, जिसका काफी निर्यात या आयात करते थे रोमवासी। लेकिन हम बात करेंगे कि भारतीय लोग या भारत में रोम से क्या चीज आती थी सबसे ज्यादा मात्रा में, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, रोम से भारत आई वस्तु में रोम से भारत आई वस्तुओं में प्रमुख रूप से रोम के सिक्के थे। यानी कि जो भारत में जो वस्तुएं आती थी प्रमुख रूप से वो क्या था, वो रोम के सिक्के होते थे जो प्रमुखतः, लिखिएगा, जो सोने व चांदी के बने होते थे। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भारत से जो व्यापार होता था, तो रोम के वासी या रोम के जो व्यापारी होते थे भारत में मुद्राएं लेके आते थे। उस मुद्रा का नाम वहाँ सेस्टर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ से मसाला का वो आयात करते थे, मसालों को खरीदते थे और अपने रोमवासी या रोम ले जाते थे रोम साम्राज्य में। तो एक प्रकार से कह सकते हैं, तो वहाँ से जो मुद्रा आती थी वो हमारे भारत में ही रह जाती थी। इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है जो प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, उसमें प्लिनी ने बोला है कि प्रत्येक साल रोम से लगभग 3 करोड़ सेस्टर निकलते हैं, 3 करोड़ सेस्टर मुद्राएं निकलती हैं, जो कहीं ना कहीं जाके भारत में जाके विलीन हो जाती हैं। और भारत के लिए एक प्रकार से एक अंधा कुआं के रूप में उसने दर्शाया है। बोला है भारत एक वो अंधा कुआं है जहां से रोम की मुद्रा जाती तो है लेकिन वापस लौट के नहीं आती है। तो लिखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, इसका उल्लेख हमको कहां से मिलता है वो लिख लीजिएगा। रोम के व्यापार का उल्लेख रोम के साथ
रोम के साथ व्यापार का उल्लेख हमें प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ये पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका से मिलता है। ठीक है, तो इस काल से संबंधित हमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो यहाँ पे देखे कि रोम के साथ कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, कैसे कैसे होता था। अब देखते हैं हम कि जो इस समय मौर्य उत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जहाँ से हमको काफ़ी उल्लेख मिलता है कि किस बंदरगाह कहाँ के लिए फेमस है, और बारी बारी से इन बंदरगाहों का उल्लेख हमको मिलता है, और वो कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे था और किस राज्य से संबंधित था। तो चलिए हम अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों को। पहले हम एक मैप ड्रॉ करेंगे और उसके आधार पे मैप में दर्शाएंगे कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है और उसका उल्लेख किस रूप में किया जाता है। तो हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बंदरगाहों से संबंधित, तो देखते हैं हम यहाँ पे ये हमने एक मैप ड्रॉ किया है और ये मैप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने प्रमुख बंदरगाह जो है यहाँ से हमें व्यापार होता था रोम के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, या फिर देख सकते हैं श्रीलंका के साथ में जो व्यापार होता था, उन व्यापारों से संबंधित हमें जो कुछ बंदरगाह इस काल से संबंधित बंदरगाह पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, आप उसको इस मैप के साथ बना लीजिएगा और ताकि याद करने की दृष्टि से काफ़ी आसानी हो जाए। तो लिखिएगा इसमें ये जो बंदरगाह है आप देख रहे हैं बारवेरिकम, ये जो आ रही है यहाँ से ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के मुहाने पर आज के वर्तमान समय में अगर पाकिस्तान के क्षेत्र में देखा जाता है तो पाकिस्तान क्षेत्र में देखा जाता है बारवेरिकम, ये जो बंदरगाह है तो सिंधु नदी के मुहाने पर है। नेक्स्ट देखेंगे बैरीगाचा या भड़ौच बंदरगाह। बैरीगाचा या भड़ौच बंदरगाह ये खंबात की खाड़ी है, और खंबात की खाड़ी में जहाँ पे नर्मदा नदी गिरती है वहीं पर ये बंदरगाह बना हुआ है, और ये उस समय प्राचीन भारत में यानी कि मौर्योत्तर काल में ये बंदरगाह काफी प्रमुख था, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत के लिए यहाँ से जो व्यापार होता था, यहाँ के लिए जो व्यापार होता था वो इसी बंदरगाह से नियंत्रित होता था। और ये बारवेरिकम बंदरगाह है, यहाँ से इसके लिए व्यापार होता था अफगानिस्तान, पाकिस्तान के सभी संपूर्ण क्षेत्र में, और यहाँ के लिए बंदरगाह व्यापार होता था। तो बारवेरिकम जो सिंधु नदी के तट पर था उस बंदरगाह की बात हो रही है, लेकिन ये सबसे प्रमुख बंदरगाह माना जाता है उत्तर भारत में व्यापार करने के लिए, और ये बार बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित था। तो ये बंदरगाह खंबात की खाड़ी में है। आज इसका अगर वर्तमान नाम देखा जाए तो कांडला नाम है, कांडला बंदरगाह, यानी कांडला बंदरगाह इसका वर्तमान नाम है, और इसी बंदरगाह ये स्थित है यहाँ पे खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य बंदरगाहों की। तो देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये गुजरात में पड़ता है, ये भरूच या बैरीगाचा गुजरात में है, लिख लीजिएगा। ये देखेंगे सोपारा बंदरगाह, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, ये भी खंबात की खाड़ी में ही है, मुंबई बंदरगाह से जस्ट ऊपर पड़ता है उत्तर में को सोपारा। और उसके देखेंगे उस समय जो बंदरगाह प्रमुख थे सोमेलिया बंदरगाह, ये भी काफी प्रमुख बंदरगाह था उस समय। नोरा बंदरगाह, ये नोरा बंदरगाह देखेंगे किन्नौर तट पे, यानी केरल का जो किन्नौर तट है वहां पर ये बंदरगाह काफी प्रमुख था, नोरा बंदरगाह। मुजिरेस, ये मुजिरेस जो चेर थे, चेर राज्यों के राज्य में था मुजिरेस बंदरगाह ये वाला, तो ये केरल के तट पे है मुजिरेस बंदरगाह, ये काफी अपने आप में फेमस है, इसको आप लिख लीजिएगा। अरकामेंडू, ये अरकामेंडू बंदरगाह है जो पुडुचेरी, आज का वर्तमान समय पुडुचेरी है, तो उस समय ये अरकामेंडू वहीं पर था। आज इसका नाम अलग हो गया है, विशाखापट्टनम या अन्य बंदरगाह के नाम से, चेन्नई बंदरगाह के नाम से ये जाना जाता है। दूसरा देखेंगे कमारा बंदरगाह,
ये कमारा बंदरगाह देखेंगे, एक प्रकार से कावेरी पत्तनम या कावेरी नदी जहाँ पे गिरती है वहाँ ये प्रमुख बंदरगाह था। नेलचिंडा ये भी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। कोडाकसाला, कोडाकसाला बंदरगाह ये भी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। और ये जो बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल में आता है, और इसी बंदरगाह से यहाँ इंडोनेशिया के लिए व्यापार होता था। इंडोनेशिया, मलेशिया और एक प्रकार से चीन के लिए जो जहाज जाते थे, चीन के लिए जहाज भी इसी बंदरगाह से जाते थे, ताम्रलिप्ति, जहां इसका नाम एक प्रकार से पारादीप के नाम से भी जाना जाता है। तो देख सकते हैं ये जो प्रमुख बंदरगाह हैं जहां से व्यापार होता था, इस बंदरगाह से देखेंगे तो ये यहाँ रोम के लिए, जो रोम साम्राज्य था, रोम के लिए लाल सागर होते हुए वहां व्यापार होता था रोम के लिए। तो एक अपने आप में काफी प्रसिद्ध बंदरगाह है। लेकिन ये जो बंदरगाह है यहाँ से काली मिर्च और मसाले का काफी व्यापार होता था, क्योंकि दक्षिण भारत में, यहाँ से अगर देखेंगे जो दक्षिण भारत का एरिया है वहां पर क्या है कि सबसे ज्यादा मात्रा में मसाला उत्पादन होता था। तो दोस्तों आपने जो देखा कि हमारे लेक्चर के दौरान हमने आज जो लेक्चर में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दशा के साथ साथ प्रमुख बंदरगाहों का यहाँ पे वर्णन किया, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और उनसे संबंधित हमने काफी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखा। यदि आपको हमारे जो लेक्चर अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। और क्या है कि आज जो इस लेक्चर के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक जो मौर्योत्तरकालीन समाज या मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक दशा या प्रशासनिक दशा आज हमने कंप्लीट की है चौथे लेक्चर के दौरान। अब नया लेक्चर हम लेके आएंगे, अगला लेक्चर जो इससे होगा वो इसी से संबंधित होगा, लेकिन जो आयोग द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पीसीएस द्वारा या बिहार पीसीएस द्वारा या यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे, ताकि आप अपनी जानकारी के आधार पे अपनी जो तैयारी कैसी चल रही है उसका अवलोकन कर सकें और अपने आप को जान सकें कि हमारे लेक्चर से डायरेक्ट आपको कितने प्रश्न यहाँ से मिल रहे हैं, और बाकी जो प्रश्न आपके जो नहीं हो पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लिख लीजिएगा, ताकि आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको उससे लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।